नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 4 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की एक सूचना के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम गुरुजी का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहती हैं करंट अफेयर्स की। साथ में इसमें हम बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ भी डालते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशंस भी। और एक बेहतरीन सीरीज हम लेकर के आने वाले अगले महीने से, जो कि अगले महीने से क्यों 10 दिन बाद से ही लगभग वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि प्री एमपीपीएससी 2025 को लेकर के फोकस्ड होगी। तो आप एग्जाम गुरुजी के चैनल फॉलो करने के लिए टेलीग्राम चैनल में इनकी लिंक लगातार दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप एग्जाम गुरुजी का सारथी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स अभी पीडीएफ फॉर्मेट पे दिए जा रहे हैं, जल्दी इसकी प्रिंटेड फॉर्मेट भी आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पिछले दिनों के करंट अफेयर्स की, जिसको हम रिवाइज करेंगे। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत जो हुई थी 2015 में हुई थी और इस बार का बांग्लादेश ने जीता है। सी बॉक्स पोर्टल है, एक महिलाओं से संबंधित है। कार्यस्थल जो होते हैं, वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान पे रख करके पोर्टल बनाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अभी अपना स्थापना वर्ष मनाया है, वर्ष 2018 का। भारत सरकार के अभी आंकड़े जारी किए गए, कृषि आंकड़े, जिसमें कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का 41.92% का योगदान है और इसके साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे वापस पहुंच गया है। हाल ही में इको जंगल कैंप कठोतिया को आईसीआरटी के द्वारा, इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। और आईआईटीओ का राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल पे चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की कि प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है। तो देखिए, रक्षा सुरक्षा और ये सब कुछ आपके एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के टॉपिक में है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपके लिए। तो जो प्रोजेक्ट नमन है, ये जो भूतपूर्व, ये गलत डल गया आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर ये भूतपूर्व सैनिक और जो उनके परिवार हैं उनकी सहायता के लिए ये बनाया गया है। विशेषकर जो रक्षा सेवा से जुड़े हुए भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी पेंशन भोगियों के लिए, जिनको पेंशन वगैरह मिलती है। तो प्रोजेक्ट नमन हो गया, स्पर्श हो गया। स्पर्श काफ़ी पहले आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ था, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये सब कुछ उनके लिए तैयारी की जा रही है। 14 स्थानों पे इसके लिए एक सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, और जिसमें से मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी के लगभग सभी जगहों पे है। और इसको ये पूरा का पूरा जो ऑपरेट करेगा, ये एचडीएफसी बैंक इसको क्या करेगा, इसका भागीदार बैंक है जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा। यहाँ पर जो सैन्य या जो रिटायर्ड सेवा अधिकारी होते हैं, पेंशन भोगी होते हैं, तो उनकी विधवाएं होती हैं, शहीद परिवार के परिवार होते हैं, उनको सभी प्रकार की जो उनको सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल सकेंगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है, वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है नीतीश कुमार ने। ये किस खेल से संबंधित है? कल ही जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है। और जो भारत है, लगातार पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है हमारा पैरा ओलंपिक, उसमें लगातार पदक जीत रहा है। तो नीतीश कुमार है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अवनीला खेरा है, इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है, पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। पैरा ओलंपिक में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भी वो पहली महिला है। मोना अग्रवाल है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और भारत ने एक ही पैरा ओलंपिक खेलों में एक ही स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। बात करेंगे आगे की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना प्रतीक चिन्ह यतो धर्मस्ततो जयः ये किस भारतीय ग्रंथ से लिया है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का क्या जारी किया गया, नया फ्लैग जारी किया गया। तो ये जो श्लोक लिया गया है, ये किससे लिया गया? महाभारत से लिया गया। तो आगे की तरफ पे हम डिटेल देख लेते हैं। अभी हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 1 सितंबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने न्यायपालिका का एक जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्योंकि वो प्रमुख हैं तो वही सर्वोच्च हैं, तो उन्होंने क्या किया, ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया है, अनावरण किया है। जो नया ध्वज है वो नीले कलर का है और गोल्डन कलर से जो प्रतीक चिन्ह है उनको घेरा गया है उसमें। तो जिसमें आपको अशोक चक्र मिलेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मिलेगी, और नीचे की तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इसके क्योंकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना रहा अपने 75 वर्ष पूरे होने की, क्या बना, हीरक जयंती मना रहा है। तो जिला न्यायालय का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। और 1950 में 28 जनवरी को भारत का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आया था।
तो नया जो ध्वज है इसमें अशोक चक्र के चिन्ह है, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत है, भारत का संविधान है, 3 चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। अब इसमें साथ ही में देवनागरी पे लिपि पे कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है ये किससे लिया गया, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसने यतो धर्मस्थो जयः ये संस्कृत का जो वाक्यांश लिया है, यानी जहाँ धर्म की है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, तो ये संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है और महाकाव्य में 11 बार इसका उल्लेख किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हालांकि 1937 में भारत संघ सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, और हमारे यहाँ जब देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसको लागू करने के जस्ट बाद 28 जनवरी 1950 को हमारा न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। और अभी वर्तमान में आप बात करो तो 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो अर्जुन राम मेघवाल हैं। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमण, ठीक है। तो ये बात थी सर्वोच्च न्यायालय की 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 31 प्लस बाद में 30 अन्य जोड़े गए। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश से सबकी इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्य किया होना चाहिए, 10 वर्ष की वकालत का तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। न्यायविद होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से हमारे यहाँ जो भी जजेस होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है, उनकी नियुक्ति होती है। हालांकि इसको आप RTI लगा करके डिमांड नहीं कर सकते कि ये किस प्रकार से आपने इनकी नियुक्ति करी है। तो सर्वोच्च न्यायालय लगातार सुधार अपने ऊपर कर रहा है, डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि राजस्व महाअभियान, तो बहुत सारी उसमें जानकारियां हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल्स हैं, तो वो उस पर हमें नहीं जाना। जो फ्लैग है हुआ है, नया अनावरण हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी है। राजस्व महाअभियान 2.0 कब से कब तक चलाया गया था, तो देखिए 1 जुलाई से लेकर के 31 तक चला था, या 10 जुलाई से लेकर के 31 तक चला। तो 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला था। ये दूसरा राजस्व महाअभियान है, इसके पहले भी चला था, और जो इसके पहले वाला था वो 15 जनवरी से 15 मार्च तक चला था। तो इसमें यदि आपसे कभी उद्देश्य पूछा जाए, पेपर में बनता है, तो इसमें ज़मीन संबंधित जो मामले होते हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाता है, उनका KYC से लेकर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कंप्लीट किया जाता है, खसरा खतौनी ये सब चीज़ें अपडेट की जाती हैं। तो मध्य प्रदेश इसमें अभी जो हुआ लगभग 88 लाख पूरे किए गए। अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, राजस्व प्रकरण लगभग 49 लाख के आसपास हैं, बाकी के KYC वगैरह अपडेट का जो था वो कंप्लीट किया है। बढ़ेंगे आगे की तरफ अगले प्रश्न की। तो अभी क्या हुआ, NAAC ने, यानी जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है NAAC, इसने SGITS इंदौर को क्या किया है, ग्रेडिंग की है, तो उसको A ग्रेड दिया है। अब A ग्रेड मिलने के बाद एक रास्ता साफ हो जाता है SGITS इंदौर का कि अभी आगे आने वाले समय में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मिल सकती है। तो NAAC का काम क्या है कि जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका मूल्यांकन करता है कि यहाँ पर जो जो सुविधाएं UGC ने गाइडलाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को NAAC देखता है और इसी के आधार पे मूल्यांकन में A ग्रेड दिया गया है। तो आने वाले समय में डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगी। इसका पूरा नाम जो SGITS का है, श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, 1952 के आसपास स्थापित हुआ था। टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, AICTE से मान्यता प्राप्त है। और ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभी क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने, केंद्रीय मंत्रालय की जो आर्थिक समिति होती है, इन्होंने मुंबई इंदौर के बीच एक नई रेलवे लाइन की परियोजना को मंजूरी दी है। और ये जो परियोजना है ये 309 किलोमीटर की है, जो कि इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के 4 जिले और महाराष्ट्र के 2 जिले जो हैं इसके संपर्क में आएंगे। तो मध्य प्रदेश का एक आपको इंदौर देखने को मिलेगा। तो अब ये जो इंदौर के साथ जब संपर्क में आएगी तो स्वाभाविक रूप से इंदौर मध्य प्रदेश की एक आर्थिक राजधानी है, एक आर्थिक गलियारा है जो मुंबई के लिए कनेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ आने वाले समय में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि पीथमपुर जो डाइट्रेट है वो भी यहाँ से लगा हुआ है, और देवास भी है, उज्जैन भी है। 3 जो एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ मध्य प्रदेश की होती हैं, और तीनों की तीनों कहीं ना कहीं मुंबई के साथ क्या होंगी, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो कुल 6 जिले ये कवर करेगी, जिसमें से मध्य प्रदेश के अभी 4 जिलों को कवर करेगी। 18,036 करोड़ रुपए की परियोजना है। रेल मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया, स्वीकृत कर लिया गया, मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। अब रेल मंत्रालय इसको आगे चल करके क्या करेगा, लागू करेगा, पूरा करवाएगा। 30 नए स्टेशन बनवाए जाएंगे, बड़वानी भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसके साथ साथ उस क्षेत्र पे रोजगार भी बहुत तेज़ी से क्या होंगे, आपको आने वाले समय में डेवलप होंगे।
पीथमपुर क्लस्टर डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो इकोनॉमिक गतिविधियां बहुत होंगी, क्योंकि उज्जैन, ओंकारेश्वर ये सब लगा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी आपको आने वाले समय में बहुत बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, दक्षिणी बेल्ट है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो पूरा का पूरा आपको जो दक्षिण मध्य प्रदेश दिखता है वो भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में आप देखेंगे इसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से होगा। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का देखिए, महाराष्ट्र प्याज का उत्पादक जिला है, मध्य प्रदेश बाजरे का है, तो दोनों का आवागमन होगा यहाँ से, तो कृषि के क्षेत्र में भी आपको नवाचार देखने को मिलेगा। तो उत्तर और जो दक्षिण हिस्से हैं, तो महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा होगा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हो गया, ये दोनों में आपस में क्या होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो ये इसका फ़ायदा है। और ये इस प्रकार से आप बात करो तो इंदौर, महू, नडाना और धुले होते हुए मनमाड़ तक जाएगी, मनमाड़ से मुंबई लगा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, कि जो आपसे पिछले दिनों पूछा गया था कि माँ मकर वाहिनी नर्मदा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जो मंदिर है, आप सभी लोगों के आंसर आए थे, ब्रजेश माहौर के आए थे, राहुल सिंह ठाकुर के आए थे, विंध्या के आए थे, ठीक है, विनय यादव के आए थे, और भी लोगों के आंसर्स आए थे। बिल्कुल सही आंसर है, माँ मकरवानी नर्मदा मंदिर जो है जबलपुर में है। और ये जो है बात करी जाए तो इसका कलचुरी राजा जो थे कर्ण, उन्होंने 10वीं सदी के आसपास कराया था। संस्कृत में जो होता है मगर को क्या बोला जाता है, मकर बोला जाता है, ठीक है। और माँ नर्मदा का जो वाहन है वो क्या है, मगर है, तो इसलिए इनको मकर वाहिनी कहा जाता है। तो 1860 के आसपास में त्रिपुरी में जब खुदाई हुई थी, तो जबलपुर का जो पांदर बीरबा है, वहाँ पर ये मंदिर बनवा करके स्थापित किया गया। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, आपको देख करके लगेगा नहीं कि उस ज़माने में कैसे पत्थरों में ये उकेरी गई होगी। और बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे बाकी के लोगों ने दिया है। बागवान शिव तनय माँ मकरवानी नर्मदा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और राजा कर्णदेव के काल में कराया गया था। जनवरी माह में यहाँ पे एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, और वास्तव में ये बहुत ही सुंदर मूर्ति, यदि आप देखेंगे तो इसको तो इसके बारे में ये जानकारी थी मोटी मोटी। आप सभी के आंसर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप लोग लगातार आंसर करते हैं, और बहुत सारी जानकारी भी हमें यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से मिल जाती है। पिछले दिनों के बाद आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि मचलेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये पिछले साल थोड़ा सा खबरों में आया था, जब ये क्या कहते हैं, हमारे जो कृषि वो पंचायत मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो बने थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक डेवलपमेंट किया था, ये वापस से खबरों में आ गया था। तो मचलेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसके बारे में आप सभी को बताना, इससे जुड़ी हुई 3 से 4 बातें जरूर बतानी है। इसकी डिटेल्स जो मेरे पास है वो मैं आपको शेयर करूँगा, आप लोग बता देंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन आंसर जरूर करना है, ठीक है। आंसर जरूर आप करा करिए, और करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करना, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।